आप फ़हमीदा रियाज़ की सियासी मज़ाहमत के बारे में कुछ बता। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि फ़हमीदा रियाज़ की सियासी मज़ाहमत के बारे में बताएँ। अच्छा, अदीब या अदब खुद एक मज़ाहमत का इस्तारा होता है। जब वो अदब तख़लीक़ कर रहा होता है, तो यूँ समझिए कि वो समाज के जो एक बदे लगे असूल होते हैं, उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत की वो एक सूरत होती है। तो फ़हमीदा रियाज़ की बाकायदा मज़ाहमत जो है वो कॉलेज लाइफ़ से शुरू हुई। उनकी बड़ी अच्छी दोस्त थी अनीस हारून, वो अपनी किताब में लिखती हैं कि कॉलेज में जब ये स्टूडेंट ऑर्डिनेंस के हवाले से मज़ाहमत का दौर शुरू हुआ, तो उसमें फ़हमीदा भी कॉलेज की स्टूडेंट थी और उन्होंने अपने कॉलेज की छत पर जाकर झंडा लहराया, जिसमें ये एक तरह से इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ था और स्टूडेंट्स की हिमायत में था। फिर आगे चले तो पाकिस्तान के हालात ही ऐसे होते चले गए, मार्शल लॉ का दौर था और फ़हमीदा का एक आज़ाद ज़हन, एक ऐसे दानिश्वर का ज़हन जो मुआशरे में किसी ताकत की वजह से दबाव को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसी सूरत में फ़हमीदा रियाज़ ने अपनी नज़्मों के ज़रिए जो है वो उस मज़ाहमत को पेश किया, जिनमें उनकी नज़्में हैं खाना तलाशी। अब ये ऐसी नज़्में हैं जिन पर हम गौर करें तो हमें इसके अंदर बहुत सारी बातें नज़र आती हैं कि किस तरह के पाकिस्तान के उस दौर के हालात क्या थे। तो एक शायर होने की हैसियत से उन्होंने अपनी नज़्मों के ज़रिए जो है वो पेश किया उसको। फिर दूसरी उनकी एक सियासी मज़ाहमत के हवाले से बड़ी मशहूर नज़्म है, कोतवाल बैठा है। तो ये नज़्म भी बहुत ही उनके सियासी जो एक मज़ाहमती रवैया है उसके ऊपर है। और फिर इस मज़ाहमत की वजह से सिर्फ़ यहीं तक उनकी बस नहीं हो गई, बल्कि उन्हें शायद एक दानिश्वर को, एक अदीब को ऐसा भी कभी लगता है कि वो अपने इज़हार के लिए किसी एक सिन्फ़ को नाकाफ़ी पाता है। तो फ़हमीदा रियाज़ ने भी शायद शायरी में अपने उस जो इज़हार का पैमाना था, उसको कम पाया, तो उन्होंने उसकी तफ़सील के साथ जाने की बजाय उन्होंने एक माहनामा जारी किया जिसका नाम आवाज़ था। अब देखिए, एक तरफ खामोश किया जा रहा है लोगों को और दूसरी तरफ से एक माहनामा आ रहा है जिसका नाम है आवाज़। अब वो आवाज़ सिर्फ़ नहीं है बल्कि वो अवाम की आवाज़ है और वो बड़ा खूबसूरत जर्नल है, रेख्ता पर भी मौजूद है और जगहों पर भी मौजूद है। आप सिर्फ़ उसके इदारिये ही पढ़ें तो आप हैरान होंगे कि फ़हमीदा रियाज़ जो बज़ाहिर एक लीमा लिखने वाली फ़ेमिनिस्ट शायरी करने वाली, मोहब्बत के जज़्बों से सरशार, बिन काजल अच्छी लगती हो, यानी ये सारी चीज़ें जब वो लिख रही हैं, तो बिल्कुल वो एक सहाफ़ी के तौर पर जब सामने आती हैं, तो वो बहुत जानदार एक सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ करती हैं। और फिर जिन-जिन रसाइल का डिक्लेरेशन मनसूख हो गया, उन रसाइल ने भी इनके साथ आकर हम आहंगी इख्तियार की। मसलन महमूद शाम बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं हमारे इस दौर के भी, तो उनका एक रिसाला था मियार, उस पर जब उसका जो डिक्लेरेशन मनसूख हुआ तो उन्होंने भी आवाज़ रिसाले में ही छपना अपना जो है वो इनके साथ एक यूनाइट कर लिया अपनी चीज़ों को। इसी तरह अल-फतह पर जब पाबंदी लगी, अशरफ शाह ने निकाला था ये रिसाला, आजकल वो कनाडा में मुकीम है। तो इन लोगों की बड़ी स्ट्रगल है इन सब लोगों की कि इन्होंने उस तरह से मार्शल लॉ को कबूल नहीं किया। सहाफ़त को, अदब को आज़ाद करने के लिए उन्होंने कोड़े खाए, सज़ाएँ खाईं और जलावतनियाँ इख्तियार की। तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने साथ मिलकर एक तरह से फ़हमीदा रियाज़ उस ब्लॉक का हिस्सा बन गई। यहाँ पर फ़हमीदा रियाज़ आपको फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, हबीब जालिब और इस तरह के एक ज़हन का एक तहरीक का हिस्सा बनती हुई नज़र आती हैं, जिन्होंने सियासी नज़रबंदियाँ कबूल की, जलावतनियाँ कबूल की, लेकिन अपनी राय को नहीं बदला। किसी तरह से उन्हें खरीदा-बेचा नहीं जा सका। तो ये माहनामा आवाज़ जो है, उनकी सियासी मज़ाहमत का बहुत बड़ा एक असूल था। फिर ज़िया-उल हक का दौर आया। ज़िया-उल हक के दौर में उन्होंने जब एक जुमला लिखा जब भुट्टो को फांसी दी गई कि ये भुट्टो को फांसी नहीं दी गई बल्कि जमहूरियत को फांसी दी गई है। ये जुमला ज़ाहिर है कि एक आमरीयत के दौर में एक जमहूरियत की आवाज़ बनने वाले रिसाले में लिखा जाना, तो इसकी पादाश में उन्हें उन पर गद्दारी का मुकदमा जारी हुआ और यहाँ तक उन पर मुकदमे कायम किए गए जिनमें वो सज़ाए मौत तक उनको दी जा सकती थी, यानी ऐसी शिकें उन पर बनाई गईं। तो वहाँ से फिर इंडिया में एक मुशायरे में से उन्हें दावत आई उसकी, तो उन्होंने कुछ अपने दोस्तों के असर और रसूख से मिलकर कोशिश करके तो इंडिया जलावतनी इख्तियार की अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ और तकरीबन 5 से 6 साल वहाँ पर रहीं। वहाँ पर भी उन्होंने चूँकि ये अवाम की नुमाइंदा थी, तो वहाँ पर पनाह-गुज़ीन होने के बावजूद, एक जलावतन शायरा होने के बावजूद, वहाँ पर भी उन्होंने एक नज़्म लिखी, तुम तो बिल्कुल हम जैसे निकले।
یہ نظم ان کا ایک ایسا بیانیہ ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شاعر جغرافیائی تقسیم میں کہیں پر بھی رہ رہا ہو، لیکن وہ ہمیشہ طاقت کے خلاف مزاحمت کرے گا، ناانصافی کے خلاف مزاحمت کرے گا اور توہم پرستی کے خلاف ایک روشنی کی آواز بن کر سامنے آئے گا۔ تو فہمیدہ ریاض کی مزاحمت یہاں تک نہیں رکی۔ اچھا، پھر جب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ فہمیدہ ریاض پھر واپس کیسے آئیں؟ تو فہمیدہ ریاض جب بے نظیر کی شادی ہوئی تو بے نظیر کا دور آیا تو کچھ پابندیاں کم ہوئیں اور جمہوریت بحال ہوئی، تو وہاں پر فہمیدہ ریاض واپس آئیں اور بعد میں اردو لغت بورڈ کی بھی صدر نشین رہیں اور نیشنل فاؤنڈیشن کی بھی صدر نشین رہیں۔ لیکن یہ سارا عرصہ ان کی خوشحالی کا عرصہ بہت کم تھا، کیونکہ پاکستان میں اس طرح سے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اونچ نیچ عروج و زوال کی اتنی داستانیں تھیں کہ اگر ان کو کوئی مرات مل بھی رہی تھیں تو وہاں پر ان کو جو ہے اس کی پاداش میں انہیں کافی ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اس لیے ان کی زندگی میں کوئی اسٹیبلٹی آئی نہیں، مطلب وہ جو ابتدا سے ایک اسٹوڈنٹ لائف سے ان کے اندر ایک مزاحمت کا جذبہ تھا وہ جاری رہا اور آواز تو بند ہو گیا بعد میں، لیکن ان کی شاعری میں وہی شدت سیاسی مزاحمت کی آواز بن کر آئی۔ جب آپ کوتوال بیٹھا ہے دو نظمیں ہیں، ایک کوتوال بیٹھا ہے جو ان کی ابتدائی نظموں میں شامل ہے اور ایک ان کے آخری مجموعے میں کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے، وہاں پر کوتوال بیٹھا ہے دو کے نام سے ایک نظم ہے۔ تو وہاں پر ایک بچہ اس سے سوال کرتا ہے تو وہاں اس کے جواب میں وہ کہتی ہیں کہ تم تو نو دمیدہ ہو، تمہیں کیا معلوم، تو کوتوال بیٹھا تھا اور کوتوال بیٹھا ہے۔ تو یہ ساری یعنی فہمیدہ ریاض کی جو نظمیں ہیں ان میں ہمیں ایک طرح سے ان کی سیاسی مزاحمت، ان کے شعری مضامین، موضوعات، یہ سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ بہت انٹرلنکڈ ہے۔ اس پر ہم 3 ویڈیوز بھی کر سکتے ہیں، یعنی سیاسی مزاحمت پر ہم